हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनल रूरल बैंक के बारे में, मतलब आरआरबीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली आरआरबी क्या हो गई, बैंकिंग सर्विसेज रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करना, राइट। सो आरआरबी जो स्टेबल की गई ना, वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ स्टेबल की गई कि जो रूरल एरियाज़ हैं, बेसिकली जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो आर्टिजन्स हैं, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ये भी एक बैंक है, पर ये बैंक कहाँ पर स्टेबल होगी? रूरल एरियाज़ में स्टेबल होगी। जो रीजनल एरियाज़ हैं उनको कवर करने के लिए ये बैंक को स्टेबल किया गया। क्लियर हो गया? तो रीजनल रूरल बैंक क्या होती है? वो स्टेबल होती है 1975 में। और किसकी रिकमेंडेशन पे स्टेबल हुई? नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्टेबल हुई। देखिए एग्जाम्स में इस पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, और अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रेम किए जाते हैं कि किसकी रिकमेंडेशन पे ये आरआरबी स्टेबल हुई है, या आरआरबी की स्टैब्लिशमेंट का ईयर क्या है, आरआरबी एक्ट कब फ्रेम हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आरआरबी को जब स्टेबल किया गया था वो नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्टेबल किया गया था, 1975 में स्टेबल किया गया था। और ये जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी ना, वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू की गई थी। मतलब ऑर्डिनेंस लाया गया था 26 सितंबर 1975 को, और उसी के तहत आरआरबी की स्टैब्लिशमेंट की गई। बाद में क्या किया गया, इस ऑर्डिनेंस को वो प्रेसिडेंट की एसेंट मिलते ही, या दोनों हाउसेज में पास होते ही, प्रेसिडेंट की एसेंट तो पहले ही मिल गई थी, दोनों हाउसेज में पास करा के इसको एक्ट में कन्वर्ट करते हुए आरआरबी एक्ट फ्रेम हुआ 1976 में। तो आपको ये चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूज़न भी होती है, और ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जब कभी भी आपने कोई एक्ट कोई भी चीज़ देखा हो, कोई भी इस तरह का एक्ट होता है, उसके साथ एक ईयर मेंशन होता है। वो ईयर बेसिकली ये बताता है कि उसी ईयर में उस चीज़ की स्टैब्लिशमेंट हुई है ना। चाहे वो एसबीआई एक्ट हो, आरआरबी एक्ट हो, आरबीआई एक्ट हो, इस तरह के, आरआरबी तो नहीं, तो इस तरह के एक्ट्स होते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, कोई भी एक्ट हो गया, तो वो उसके बाद जो ईयर मेंशन होता है वो उसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर होती है, राइट। अब इस एक्ट में भी देखिएगा कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट बना है 1976 में, पर आरआरबी जो फ्रेम हुई है, आरआरबी जो स्टेबल हुई है 1975 में हुई है, क्योंकि ये आरआरबी एक्ट के थ्रू नहीं आई थी, पहले ही किसके थ्रू आई? ऑर्डिनेंस के थ्रू आई। ठीक है, ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस की वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो जब दोनों हाउसेज में नहीं पास होता है, सबसे सीधे प्रेसिडेंट की एसेंट लेके प्रेसिडेंट से साइन करवा के चीज़ों को लागू कर दिया जाता है, तो वो ऑर्डिनेंस के नाम से आती है, और बाद में उसको दोनों हाउसेज में पास करा लिया जाता है, तब वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों के थ्रू आरआरबी स्टेबल हुई है। किसकी रिकमेंडेशन में? नरसिम्हम कमेटी की। तो देखिए आरआरबी को, अगर मैं आरबीआई के बारे में बात करूं कि आरबीआई एक्ट ने आरआरबी को कैसे रिकॉग्नाइज किया, तो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आरआरबी क्या है? एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है कि आरआरबी क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, किस तरह की बैंक है? तो आपको याद रहना चाहिए कि आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये कैसी बैंक है? ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जिसको बैंकिंग बिजनेस करने का ऑथराइजेशन मिला हुआ है। बैंकिंग बिजनेस का मतलब क्या हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने जो बैंकिंग बिजनेस के रिगार्डिंग बात कही है, जो बैंकिंग की डेफिनेशन दी है कि बैंक से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करने की ऑथराइजेशन किसके पास है? रीजनल रूरल बैंक के पास है, आरआरबी के पास है। याद रखिएगा। तो ये इसकी ऑथराइजेशन की बात कर ली कि आरबीआई एक्ट की एग्जिस्टेंस को कैसे माना गया? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरह माना गया, ये आरबीआई एक्ट ने इसको बोला। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने उसको बोला कि वो जो बैंक के लिए बिजनेस है, जो बैंकिंग सर्विसेज कही जाती हैं, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है। पहली जो आरआरबी स्टेबल हुई, तो बेसिकली फर्स्ट 5 आरआरबी एक साथ स्टेबल की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। याद रखिएगा, यही इसकी स्टैब्लिशमेंट टाइम पीरियड है। 2 अक्टूबर 1975 को सीधे 5 आरआरबीज को स्टेबल किया गया था, जिसमें से एक है, जिसका नाम था प्रथमा, है ना। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की ये आपकी रीजनल रूरल बैंक रही है, जिसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। ठीक है, इसका मतलब भी समझा देती हूँ कि स्पॉन्सर्स वगैरह का क्या मतलब होता है। पहले मैं इसका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है ना, वो समझ लेते हैं, उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम बात करें अगर आरआरबी के ओनरशिप स्ट्रक्चर की, कि इसके रीजनल रूरल बैंक में किसकी ओनरशिप होती है, किसके स्टेक्स होते हैं, किसकी इक्विटीज़ होती है। तो देखिए इसमें जॉइंटली ना 3 लोगों की ओनरशिप होती है, 3 लोगों के स्टेक होते हैं। कौन कौन? एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, दूसरी जिस स्टेट में वो आरआरबी होगी उस वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तीसरी आती है स्पॉन्सर बैंक। क्लियर हो गया? अब स्पॉन्सर्स बैंक में 27 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और एक हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये इनकी स्पॉन्सर्स बैंक कही जाती हैं। अब ये तीनों लोग जो हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर्स बैंक होती हैं, ये इनके अपने इक्विटी के स्टेक्स होते हैं। ठीक है, किसके कितने शेयर होंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% स्टेक रखती है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ कि आरआरबी को स्टेबल करने में जो कैपिटल लगने वाली है, अगर ऐसे समझिएगा, जो कैपिटल लगने वाली है, तो 50% कैपिटल किसके थ्रू पे की जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पे की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट 15% पे
पे करेगी, स्पॉन्सर्ड बैंक जो होगी वो 35% पे करेगी। तो 15, 50, 35 इनका रेशियो है। इज इट क्लियर? ये याद रखिएगा, पहले ये रेशियो दूसरा था, बाद में अमेंडमेंट के साथ ये रेशियो चेंज किया गया और 50, 15, 35 बनाया गया है। इज इट क्लियर? अब जब मैं बात कर रही हूँ स्पॉन्सर बैंक की, सो बेसिकली स्पॉन्सर करना, जैसे आप देखिए कोई प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होता है, तो कहते हैं ना इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को स्पॉन्सर किया इस पर्सन ने। कहने का मतलब उसका खर्चा किसने उठाया है? इस स्पॉन्सर, जो भी कंपनी जिसने भी किया होगा उसने किया है। इसी तरीके से आरआरबी को जब रूरल एरियाज़ में स्टेबल करने की बात कही गई, तो इसको कैसे स्टेबल किया जाएगा? क्योंकि बाकी तो बैंक्स जो होती हैं एक तरीके से कंपनीज होती हैं, बैंकिंग कंपनीज होती हैं, पर जब आरआरबी की बात करें तो इसको कैसे स्टेबल करने की बात कही गई थी? तो यहाँ पे बोला गया था कि भाई ऐसा है कि इसके लिए किसी एक को रखिए जो इसको स्पॉन्सर करता रहे, जो इसको देखता रहे, संभालता रहे, है ना, जैसे कहते हैं गार्जियन की तरह। तो ऐसे ही हमारी स्पॉन्सर बैंक आई। ठीक, क्लियर है? तो आरआरबी के लिए हर एक आरआरबी की एक अपनी स्पॉन्सर बैंक होती है, जो कि कमर्शियल बैंक्स होंगे। जो कमर्शियल बैंक्स हो, जैसे पीएनबी हो गई, एसबीआई हो गई, है ना, ये सारी जो बैंक्स हो गई, सिंडिकेट बैंक वगैरह, जो भी यूनियन बैंक, ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ना, वो स्पॉन्सर बैंक का रोल प्ले करेंगी और वो अपनी एक आरआरबी रखेंगी। ठीक है, मतलब हर एक आरआरबी जो सेटअप की जाएगी उसका एक न एक स्पॉन्सर बैंक होना ही चाहिए। ये स्पॉन्सरिंग बैंक जो होती हैं वो आरआरबी को हेल्प करती हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर देती हैं बहुत तरीक़ों से, जैसे कि वो उनको शेयर कैपिटल उनकी सब्सक्राइब करती हैं, वो उनको मैनेजरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती हैं, रिक्रूटमेंट में हेल्प प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं अदर एरियाज ऑफ ऑपरेशन में भी आपको ये स्पॉन्सर्स बैंक जो होंगी, आपकी जो भी स्पॉन्सर्स बैंक होगी वो हेल्प करेगी। जैसे मैंने बोला ना कि जो प्रथमा बैंक, जो 5 पहली बैंक स्टैबल की गई थी, उसमें एक बैंक थी प्रथमा बैंक। तो प्रथमा बैंक की स्पॉन्सर बैंक कौन थे? सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक की जिम्मेदारी थी कि वो इनको देखता रहे, उसमें जो भी ऑपरेशंस हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो सब उनको प्रोवाइड करे, उनको स्टेबल करने में हेल्प करे। समझ में आई बात? तो ये स्पॉन्सर्स बैंक का काम हो गया। तो 3 लोगों के स्टेक हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। और ये जो स्टेक है ना 50, 15, 35, ये स्टेक आप याद रखिएगा, 50, 15, 35 का ये स्टेक याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब रेगुलेशन की बात करें कि इसको कौन रेगुलेट कराता, चलाता कौन है? तो आरआरबी को रेगुलेट करती है आरबीआई ही, और उसको सुपरवाइज करने का काम किसको दिया गया? नाबार्ड को, क्योंकि रूरल एरियाज की बात कही गई, इसलिए इसको सुपरवाइज कौन करता रहेगा, देख रेख कौन करता रहेगा? नाबार्ड करती रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल और बाकी तरीके की हेल्प कौन करता रहेगा? स्पॉन्सर बैंक करती रहेगी। इस तरीके से हमारी आरआरबी स्टेबल हुई। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि आरआरबी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऑब्वियस सी बात है कि आरआरबी ने ना रूरल एरियाज़ में पूरा बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम किया। देखिए, यही मतलब जो नरसिम्हम कमेटी थी ना, उनका रिकमेंडेशन के पीछे रीज़न भी यही था। उनका मानना था कि ऐसे जो बैंक्स हैं उनसे लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर हम अलग अलग एरियाज़ में उस एरिया के अकॉर्डिंग बैंक स्टेबल करा दें, है ना, रीजनल रूरल बैंक इसीलिए कहा गया, उस रीजनल को, उस एरियाज़ को कवर करते हुए अगर उनकी अपनी स्पेसिफिक बैंक हम स्टेबल कराएंगे ना, तो उससे वो कनेक्ट होंगे, उनको लोकल का फील आएगा। वो लोकल का फील उनको देने के लिए इसको स्टेबल कराया गया। तो जब इस तरह की चीज़ें स्टेबल होती हैं, जैसे जिस चीज़ से भी आपको अपनापन महसूस होता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो यही चीज़ यहाँ पे रखी गई थी। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाया, क्योंकि वो सारी रूरल एरियाज़ में स्टेबल हो रही थी और लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर रही थी। वो भी जो ये रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनको हर फैसिलिटीज़ बहुत सस्ते और कम रेट में प्रोवाइड की जा रही थी, बहुत चीपर तरीके से, बहुत सस्ते तरीके से प्रोवाइड की जाती, जिससे उनको लगे कि हाँ, ये हमारी बैंक है, ये हमारी चीज़ है, ये हम लोगों का है। इस तरीके से इसको स्टेबल किया गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, लोगों को सबको एक साथ सबको कवर करने के लिए ये चीज़ की गई। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, तो जो रूरल सेक्टर्स में लोग हैं, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं, है ना, या जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, या छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो क्राफ्ट आर्टिजन्स का समझिएगा, जैसे कहते हैं ना कि जिनके पास कुछ हुनर होता है, कारक, जिसे अभी हमारे यहाँ ओडीओपी का काम चल रहा है ना, कि जिसकी जो स्किल है आप उसको डेवलप करिए। जो मूस के प्रोडक्ट बनाना हो गया, या चिकनकारी हो गई, जो इस तरह के जो करघे वगैरह चलाते हैं, इस तरह के लोग जो क्राफ्ट जानते होंगे, जिनकी अपनी स्किल होती है, बेसिक स्किल होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए, रूरल आर्टिजन्स को, रूरल क्राफ्ट्स को, रूरल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए ये आरआरबी स्टेबल की गई कि उनको दिया जाए। अब जैसे आप नॉर्मली बैंक्स में जाइए तो आपको पर्सनल लोन लेना है, आपको होम लोन लेना है, आपको कार लोन लेना है, इस तरह के लोन की बात होती है।
आती है, उनके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो ये बैंक क्या की गई, रूरल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, उनके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि जो गाँव में लोग रह रहे हैं उनकी क्या चाहत हो सकती है, उनकी क्या नीड हो सकती है, उसके हिसाब से उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस तरीके से उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए, उनकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस बैंक को स्टेबल किया गया था। उनको क्रेडिट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस बैंक को स्टेबल किया गया था। इज इट क्लियर? रूरल डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव था, बट ऑब्वियस सी बात है जब रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, है ना, उसके लिए हम क्रेडिट्स देंगे, लोन देंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी और हमारा रूरल एरियाज़ भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव था इसका। इसके अलावा सेविंग्स मोबिलाइजेशन, सो बट ऑब्वियस सी बात है बैंक का मतलब है कि सेविंग्स को मोबिलाइज किया जा सके। तो रूरल जो लोग हैं, उन हाउस होल्ड्स लोगों की उनकी हैबिट में आए कि सेविंग्स करना है, उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हो, वो जाने कि कैसे पैसे बैंक्स में जाते हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट मिलता है, मतलब उनको फाइनेंशियली लिटरेट करना कि सेविंग्स करना ज़रूरी है, वो फ्यूचर में काम आ सकते हैं, फ्यूचर के काम के लिए आप लोन ले सकते हैं, इस तरीके से उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, ये सब रीजंस था आपके आरआरबी के स्टेबल होने का। तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी आरआरबी स्टेबल की गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो देखिए बट ऑब्वियसली बात है, पहला फंक्शन तो यही हो गया कि भाई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटीज़ के लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको फंड प्रोवाइड करना। अब फार्मर्स का क्या होता है, उनको पता है कि उनका जैसे जो एग्रीकल्चर वो जो करते हैं, तो उनका एक पीरियड होता है कि ये, जैसे आपने सुना होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रबी की फसल है, एक खरीफ की फसल है, हर एक फसल का एक टाइम पीरियड होता है ना। ये गन्ने की, शुगर केन की फसल का टाइम पीरियड है, तो हर एक का टाइम पीरियड होता है। फिर वो वेयर हाउस में जाते हैं, फिर उससे कैश कन्वर्ट होता है। तो उनको जब उनकी नीड है कि भाई हमको इस समय से ये फसल करनी है, अब इस फसल के पूरा होने के बाद ही पैसा आएगा, जब इसकी कटाई हो जाएगी, ये मार्केट में सेल होने के लायक बन जाएगा, हम उसको सेल करेंगे, उसके बाद पैसा आएगा, तभी हम लोन रीपे कर सकते हैं। तो उनकी उस नीड को समझते हुए उनको लोन प्रोवाइड करने की बात की गई कि आपको 6 महीने के बाद आपका फसल तैयार हो जाता है, 6 महीने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपका फंड, आपका जो फसल है वो कैश में कन्वर्ट होगा, तो फिर आप रीपे करिएगा। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रख के ये लोन प्रोवाइड किया गया। तो एक तो काम ये था इनका। इसके अलावा जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने की बात कही गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, जॉइंट लायबिलिटीज़ ग्रुप बनाए गए, जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प करे। एसएसजी आपने देखा होगा गांव में, अगर आप कनेक्टेड हो गांव में, तो आप देखोगे कि वहाँ पे क्या हो गया, समूह की तरह बात की, ये समूह के लोग हो गए, इनको हिंदी में वो लोग बोलते हैं समूह के लोग हैं हम लोग। तो उनका अपना एक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, हर समूह के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके उसमें डाले जाएंगे। अब 20 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद ही से हम लोग मदद कर रहे हैं। तो हम 20 लोग 30 लोग अपना ग्रुप बना लिए, बैंक में जाके अपना रजिस्टर कर देंगे कि हम लोग ग्रुप वाले हैं। फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग जमा करते रहेंगे, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह करते रहेंगे। अपनी कमेटी बताएंगे, हम मीटिंग करते हैं, हम ये काम कर रहे हैं। फिर उनको पैसा चाहिए होगा, तो उसी फंड के जो उन्होंने जितना जमा किया होगा हर महीने, उसी फंड को रख के उसी के बेसिस पर उनको लोन दे दिया जाता है कि आप अपना काम करिए। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है। जेएलबी इस तरह से ये ग्रुप्स फ्रेम किए गए बेसिकली कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे लोग हैं, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो इस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रूरल पीपल को उनके घर तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका ऑब्जेक्टिव था। बट ऑब्वियसली बात है, पोस्टल बैंकिंग का भी यही ऑब्जेक्टिव था, पर पोस्टल बैंकिंग का नेटवर्क बहुत ह्यूज है, उसका यूज़ किया गया। आरआरबी इतना ज़्यादा नहीं, आरआरबी को सेटअप करना था तो इतना ज़्यादा सेटअप करना मुश्किल था जितना ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस सेटअप हैं। पोस्ट ऑफिस आज से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से पुराना है। आपने सुना होगा पोस्ट ऑफिस आया है, लेटर आया है ना, तो उनका बहुत लंबा नेटवर्क है। तो वो उस सबका यूज़ करते हुए पोस्टल बैंकिंग रखा गया कि हम डोर स्टेप अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। पर आरआरबी का भी ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनके घर तक उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा आरआरबी आपको क्या करती है कि जो रूरल एरियाज़ में हैं उनको लोन देगी, पर बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगी, है ना, उनसे कम आरओआई चार्ज करते हुए देगी। इसके अलावा वो क्या करती है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। जैसे मनरेगा वगैरह आपने सुना होगा, मनरेगा तो अब वीबीजी रामजी है ना, मतलब आपका क्या हो गया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए। तो इसके तहत जो पैसे आते हैं, या आईआरडीपी के तहत जो पैसे आएंगे, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके तहत जो पैसे आएंगे, इस मतलब वो फंड वहाँ पे आएगा और उसी से सबको, जो लोग काम कर रहे हैं उनको फंड डिसबर्स किया जाएगा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उनको भी एग्जीक्यूट करने के पर्पज से आरआरबी स्टेबल की गई थी, और ये उनका काम था कि वो ये सब करें। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।